नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा और यह है महासंग्राम 2024। आपको बता दें, विपक्षी पार्टियों की चुनावी तैयारियों और बैठकों के बीच बड़ी खबर यह निकल कर आई है कि जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर निकाय के चुनाव अगले साल तक के लिए टाले जा सकते हैं। संभावना है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव अगले साल लोकसभा चुनाव के बाद हो सकते हैं, अन्यथा ये चुनाव इसी साल अक्टूबर-नवंबर महीने में ही होने थे। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल जम्मू कश्मीर के कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ अपनी बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर के पार्टी नेताओं को लोकसभा चुनावों के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बीजेपी आलाकमान चाहता है कि पार्टी आने वाले चुनावों में कम से कम 3 लोकसभा सीटें जीते, इसलिए सारा ध्यान लोकसभा चुनाव पर होगा ताकि और एकाग्रता इसी पर होगी। यूएलबी चुनावों जैसे स्थानीय चुनावों की ओर पार्टी कैडर का ध्यान भटकाए बिना ही उस मिशन पर लग जाएं। तो सूत्रों के हवाले से खबर यह मिल रही है कि नगर निकाय के चुनाव जो अगले महीने ड्यू थे जम्मू कश्मीर में, वो लोकसभा चुनाव के बाद हो सकते हैं। ये फैसला उस वक्त आया है, हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ये फैसला उस वक्त आया है जब बीजेपी कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक बीते कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई है। खुर्रम हमारे सहयोगी दिल्ली से और समीर हमारे सहयोगी जम्मू से इसी खबर पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले खुर्रम, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। कल जब ये बैठक खत्म हुई उसके बाद अटकलें ये थी कि कोई बड़ा फैसला इस बैठक से निकलकर आ सकता है, और आज सूत्रों के हवाले से जो अपडेट, जो खबर निकल कर आई है, हालांकि औपचारिक पुष्टि होना इसकी बाकी है, लेकिन माना यह जा रहा है कि नगर निकाय के चुनाव, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली थी, वो अब लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है, यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद वो चुनाव होगा। लंबा इंतजार जम्मू कश्मीर की जनता को यूएलबी के चुनाव के लिए करना पड़ सकता है। खुर्रम, चली है, पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक ली और उसके बाद जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने भी बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठक ली। तो बड़ी लंबी बैठकें चली और कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर के जो स्थिति है जम्मू कश्मीर में, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर हो, और उसमें भी जिस तरीके से ये खबर निकल कर आ रही थी क्योंकि चुनाव ही सबसे बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर के लिए। अभी आप देखें कि जिस तरीके से विपक्ष वहां हर तरह के सवाल उठाने के साथ साथ जैसे ही भारतीय जनता पार्टी या सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है, नया जम्मू कश्मीर है, सब कुछ ठीक हो रहा है, वहां पर शांति है, वहां पर विकास हो रहा है, तो उसके जवाब में यह कहा जाता है कि आखिर वहां पर चुनाव क्यों नहीं हो रहे। जाहिर सी बात है, कल जिस तरह की मीटिंग हुई उसमें जिस तरीके से हमारी बातचीत हुई है कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव को लेकर चर्चा हुई है, और एक चर्चा यह भी थी क्या जो चुनाव है वो समय पर हो, लेकिन इस तरह की खबर आने की हम भी उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ऐसी कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई, बल्कि लोकसभा को लेकर के ये कहा गया, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये डायरेक्शन दिए गए पार्टी के तमाम नेताओं को कि लोगों तक पहुंचे। जिस तरीके से विपक्ष गुमराह कर रहा है, अपनी अपनी जो सवाल उठा रहा है, अपनी अपनी बातें कर रहा है, उसको लेकर के लोगों तक सरकार की जो स्कीमें हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाए और एक माहौल बनाया जाए कि लोकसभा चुनाव को लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी के पास 3 सीटें हैं। अगर लद्दाख को भी जोड़ लिया जाए, जिस तरीके से लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और 3 ही सीटें एनसी के पास हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं। तो ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह के जरिए कहा गया कि ये टैली ऊपर जानी चाहिए, लेकिन अगर आप पूरे पस मंजर को देखें, पूरे सिनारियो को देखें, तो अभी जम्मू कश्मीर के अंदर विपक्ष वो एकजुट होता दिखाई दे रहा है, और उसमें कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी क्योंकि एक साथ आ गए हैं, तो बड़ी चिंता भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर है, लेकिन किस तरीके से इस पूरे किले को फतेह करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, जरूर ये रणनीति बनाई गई। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर को लेकर के एक बड़ी रणनीतिक तौर पर कल मैराथन बैठक होती रही है, दिशा निर्देश दिए गए हैं। यही वजह है कि अब ये कहा जाने लगा है कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन थे, जो अक्टूबर-नवंबर में हो जाने चाहिए थे, कि यानी कि नवंबर, ज्यादा नवंबर तक वो खींचे जा सकते हैं, तो वो अब लोकसभा के बाद होंगे। और जाहिर सी बात है ऐसे में, क्योंकि अगर आप देखें कि जिस तरीके से दिल्ली में 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली, उस बीच भी चुनाव का सवाल उठा था और राष्ट्रपति शासन को लेकर के यह कहा गया था कि आखिर
3 साल के लिए किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन होता है, फिर चुनाव क्यों नहीं हो रहे? फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अगर चुनाव होते हैं तो वो सवाल फिर से एक बड़ा सवाल बनकर सामने आ सकता है। जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हो सकते हैं, डीडीसीए के चुनाव हो सकते हैं, पंचायत चुनाव हो सकते हैं, तो फिर विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो सकते? यही वजह है कि पूरा फोकस अब भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर है, क्योंकि अब इंडिया का जो चैलेंज है, जो चुनौती है, वो जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं बड़ी होती दिखाई दे रही है। जैस्मिन, बिल्कुल खुर्रम, आप लगातार बने रहे। समीर इस बीच जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, जिस तरीके से अब ये अटकलें हैं कि यूएलबी के चुनाव लोकसभा के बाद हो सकते हैं, जो स्थानीय राजनीतिक पार्टियां हैं वो पहले से ही मुखर हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर केंद्र सरकार को, जम्मू में खासतौर पर हम देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उन राजनीतिक पार्टियों को और समय मिल जाएगा इस आग में घी डालने का, तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय के लिए भी तो भाजपा के लिए ये चुनौती होगा। देखिए जास्मिन, मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए है वो ये है कि उसको किसी तरह से वो चाहती है कि लोकसभा इलेक्शन जीते। पार्टी यहाँ जम्मू कश्मीर में 2 सीटें जीती है, लद्दाख भी उसके पास है, लेकिन वो चाहती है कि एक और सीट जीते। पार्टी लीडरों को लगता है कि अगर यूएलबी के इलेक्शंस कल अनाउंस होते हैं, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होते हैं, तो उनका कंसंट्रेशन सारा उस पे चला जाएगा, उनका ध्यान उस पे चला जाएगा। तो जो लोकसभा का जो मेन चैलेंज है वो कहीं ना कहीं पीछे चला जाएगा। देखिए, अभी जो पूरा फोकस है, अब आपको लोकसभा इलेक्शन में 6 महीने के बाद जाना है। 6 महीने रह गए हैं। इस 6 महीनों में कैंपेनिंग भी करनी है, डोर टू डोर पहुंचना है, क्योंकि अमित शाह ने पार्टी के लीडरों को ये कहा है कि लगातार आपको बूथ लेवल तक जाना है। मीन्स कि आपको हर जगह पे जाना है जहां जहां पे आपको लगता है कि अभी तक आप पहुंचे नहीं हो। इसका मतलब है बूथ लेवल तक जाना है, डोर टू डोर जाना है। तो पार्टी की लीडरशिप को लगता है कि चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। जिस तरह खुर्रम ने भी कहा कि इंडिया ब्लॉक का चैलेंज है वो भी बहुत ज्यादा है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर में जहां जहां बीजेपी मजबूत है, जम्मू में या उधमपुर में या लद्दाख में, 3 जगहों पे इंडिया ब्लॉक का एक ही कैंडिडेट होगा। इवन की कश्मीर वैली में भी ऐसा लग रहा है कि इंडिया ब्लॉक का एक ही कैंडिडेट होगा, हालांकि बीजेपी वहां पे बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। तो इस संदर्भ में बीजेपी के लिए एक चैलेंज ये है कि किसी तरह से इंडिया ब्लॉक को चैलेंज कर रहे, किसी तरह इंडिया ब्लॉक का जो चैलेंज है उसको डिफीट करे। तो इसलिए अमित शाह ने पूरा कहा है कि आप कंसंट्रेशन पूरा लोकसभा पे करिए। लोकसभा इलेक्शंस होंगे, अगर पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी तो उसका इफेक्ट आगे बढ़ेगा, उसका असर आगे पड़ेगा। फिर यूएलबी के इलेक्शन हो सकते हैं, पंचायत इलेक्शन होंगे, असेंबली पोल्स हैं। लेकिन पार्टी लीडरशिप को लगता है कि अगर अभी यूएलबी के इलेक्शन हो गए और अगर पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई तो उसका नेगेटिव असर आगे बढ़ेगा, लोकसभा इलेक्शन में उसका बुरा असर पड़ेगा, पार्टी को उसका नुकसान होगा। यहाँ पर सरकार आगे बढ़ना चाहती है, बीजेपी क्रमानुसार यहां पर आगे बढ़ना चाहती है। पहले लोकसभा के चुनाव, फिर उसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव, और फिर हो सकता है कि विधानसभा के चुनावों का भी ऐलान यहां पर किया जाए। खुर्रम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए 2 बातें हैं। एक बात, अगर राजनीतिक परिदृश्य से इस पूरी चीज को समझने की कोशिश करें और राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो जम्मू में खासतौर पर इस तरह की स्थिति है जहां सरकार के खिलाफ लगातार लोग लामबंद बने हुए हैं। कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सरोड टोल प्लाजा पर हमने राजपूत सभा का विरोध प्रदर्शन देखा। उसके अलावा अगर हम बात करें स्मार्ट मीटर की, उस पर, फिर प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भी लगातार लोग विरोध जता रहे हैं। तो कुछ इस तरीके के स्थानीय मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे नगर निकाय के चुनाव में। वो मुद्दे एक चुनौती है सरकार के लिए, और दूसरी तरफ जो रिकमेंडेशन, जो संस्तुति जो सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से मिली है केंद्र सरकार को, कि कहीं ना कहीं सुरक्षा भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बीते दिनों जिस तरीके से हमने घुसपैठ की कोशिशें देखी या फिर मुठभेड़ हमने आतंकवादियों के साथ की, उस तरीके की कुछ खबरें हैं और वो भी जानकारियां गृह मंत्रालय तक पहुंची हैं। तो हवाला यही दिया जा रहा है कि सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करना है, इस वजह से यह निर्णय लिया जा रहा है। लेकिन राजनीतिक महत्व भी है इस डिसीजन का। खुर्रम, देखिए, जम्मू कश्मीर में जो भी सुरक्षा की स्थिति होती है, सुरक्षा का जो पहलू है वो पहले ही हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है।
अभी जिस तरीके से अमरनाथ श्राइन यात्रा हो उस पर किस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां हो, अभी जिस तरीके के एनकाउंटर हुए हैं और जिस तरीके से लगातार जो सुरक्षा को लेकर के जो हमारी एजेंसियां जिस तरीके से काम कर रही हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से एक आप देखेंगे कई जो आतंकी है, जो मॉड्यूल हैं वो पकड़े जा रहे हैं, ड्रग्स का अपना इशू है, ये तमाम जो चीजें जिस तरीके से एक साथ मिल जाती हैं उसमें बड़ी चुनौती तो हमेशा से जम्मू कश्मीर में रही है। और जाहिर सी बात है सरकार ने जब इतने दिनों तक सुरक्षा कारणों से ही अब तक जम्मू कश्मीर में वो चुनावी सरगर्मियां वो नहीं हो सकी है। अब क्योंकि आगे बढ़ना है, अगर मुद्दों की बात करें तो सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनको विपक्षी पार्टियों ने बहुत अच्छे तरीके से उनको भुनाने की कोशिश की है। जमीनों का मसला हो, प्रॉपर्टी टैक्स का मसला हो, सरू टोल प्लाजा का मसला हो, उसके अलावा अभी कोलकाता को जो शाहराह जाती है, सड़क जाती है, उसका भी मसला लगातार जो है अब सुर्खियों में आने लगा है। तो जम्मू में क्योंकि अब राजपूत सभा जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ अगर प्रदर्शन करती है, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर रहा है, अगर वो भी सरकार के खिलाफ हो रहा है तो जाहिर सी बात है लोकल बॉडी में सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को वो लगातार विरोध का सामना करना पड़ेगा। बहुत अच्छे हालात नहीं है, खासतौर से ये तमाम मुद्दे क्योंकि शहरों से संबंधित हैं। आप देखिए प्रॉपर्टी टैक्स का मसला है या फिर हाउस टैक्स का मसला है या फिर स्मार्ट मीटर का मसला है। अगर शहरों में जिस तरीके का माहौल बन रहा है, जिस तरीके का विरोध हो रहा है और जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, अपनी पार्टी, तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लामबंद है और चाहे उनका अलायंस हो चाहे ना हो, उसके बावजूद वो सरकार को घेरने में, जो राज्य सरकार है उसको घेरने में, केंद्र सरकार को घेरने में वो पूरी तरीके से अवाम से बातचीत कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि अब इन तमाम चीजों को देखिए, अगर वो अभी लोकसभा अभी अगर वो लोअर बॉडी के अगर वहां पर चुनाव में जाते हैं तो बीजेपी के लिए एक बड़ा मसला ये हो सकता है क्योंकि बीजेपी की जिस तरीके से चुनावी कैंपेनिंग होती है, बड़े बड़े मंत्री जाते हैं, तमाम लोग जाते हैं, तो फोकस जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा और वहां पर अच्छा नहीं करते हैं तो एक तरीके से अपोजिशन को वॉकओवर टाइप का मिल जाएगा कि लोकसभा के चुनाव में अपोजिशन एक तरीके से जीत रहा है, ये पूरा मैसेज चला जाएगा। यही वजह है कि ये जो चुनाव जो है इनको आगे बढ़ाने की बात हो रही है। जैस्मिन, समीर, मैं आपसे ये चीज समझना चाहूंगी कि लोकसभा के चुनाव पहले कराने की बात कही जा रही है। लोकसभा का जो चुनाव है वो बड़े मुद्दों पर, केंद्र सरकार के मुद्दों पर लड़ा जाता है कि देश में कौन से वो बड़े डिसीजन हुए जिसका लाभ कई राज्यों को मिला या जम्मू कश्मीर को उन डिसीजन से क्या फायदा हुआ, इन मुद्दों पर कमोबेश वो चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जो अर्बन लोकल बॉडीज का चुनाव है या आगे आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव होगा वो जमीनी मुद्दों पर, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर वो लड़ा जाएगा। लेकिन अगर राजनीतिक चश्मे से इस चीज को देखा जाए तो इवन लोकसभा के चुनावों के बाद भी जो ये मुद्दे जिस पर आज जम्मू कश्मीर की जनता आवाज उठा रही है, इन मुद्दों को तो नहीं छुपाया जा सकता। लोकसभा चुनाव की आड़ में आप इन मुद्दों को छुपाकर आप ये सोचेंगे कि आप चुनाव जीत जाएंगे, वो भी तो संभव नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं एक चुनौती तो बनी ही रहेगी बीजेपी के लिए। देखिए, आपने जो बात कही है उसमें दम इसलिए भी है क्योंकि लोग अब पहले से बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं। लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे अब समझते हैं इश्यूज को, समझते हैं वो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जो लोकसभा के इलेक्शन जब भी होते हैं, हमने देखा पूरे कंट्री की तरह यहाँ जम्मू कश्मीर में भी नरेंद्र मोदी की एक इमेज को लेकर चुनाव लड़ा जाता है। और हमने 2014 में भी देखा, 2019 में भी देखा। उसमें जो लोकल मुद्दे हैं वो थोड़ा पीछे चले जाते हैं और जो नेशनल मुद्दे हैं, चाहे सिक्योरिटी का है, 370 का जो मुद्दा है कि हमने 370 को हटा के यहाँ डेवलपमेंट लाई, हम नरेंद्र मोदी के अंडर एक मजबूत सरकार देना चाहते हैं, तो ऐसे मुद्दे हैवी हो जाते हैं। तो बीजेपी को लगता है कि अगर लोकसभा इलेक्शंस में हमें इन मुद्दों के सहारे चलना है तो हम जीतेंगे। लेकिन अगर लोकल मुद्दों की बात करें, पार्टी को लगता है कि ये जो लोकल मुद्दों पे नाराजगी बैठी हुई है, हमें कुछ और वक्त मिलना चाहिए ताकि जो नाराजगी है इसका कोई सोल्यूशन, चाहे टोल प्लाजा का हो, प्रॉपर्टी टैक्स का हो,
मीटर्स का, तब तक कोई मसला, इन मसलों का हल भी निकल जाएगा, तब तक इनका कुछ सोल्यूशन भी निकलेगा। हमें कुछ टाइम चाहिए। हम पहले लोकसभा इलेक्शन में जी जान से मेहनत करेंगे, नेशनल इश्यूज को आगे लाके नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को, इसीलिए अमित शाह ने कल क्या कहा, उन्होंने कहा पार्टी लीडरों को कि आप घर घर जाइए, आप बूथ लेवल को मजबूत कीजिए, घर घर जाके आपने नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां, स्कीम, जो उनके प्रोजेक्ट जो यहाँ पे लॉन्च किए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये चुनावी समर है और ये चुनावी रणनीति यहाँ पर भाजपा की नजर आ रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि इसकी अभी तक नहीं हो पाई है कि क्या वाकई ही लोकसभा चुनाव के बाद नगर निकाय के चुनाव जम्मू कश्मीर में होंगे या नहीं। प्रतिक्रियाएं इस पर आती रहेंगी, आप नजर बना के रखें। खुर्रम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, और समीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे, हिमाचल से जुड़ी हुई खबरें आपको देंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बंदूक उठाकर लोगों को मरवाने वाले राजभवन के करीब एनसी नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने लगाया इल्जाम, कहा उन लोगों को कौम से माफी मांगनी चाहिए। अमरीकी सदर को खुश करने के लिए दी कश्मीरी मेवा काश्तकारों की कुर्बानी। पीडीपी ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी का बयान, कहा जम्मू कश्मीर में क़याम अमन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की तर्ज पर करना चाहिए बातचीत का आगाज। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला हैं हिंद पाक मुज़ाकरात के हक में। नमस्कार, आपका स्वागत है। ये है महासंग्राम 2024 और ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। हिमाचल विधानसभा में विपक्षी नेता जयराम ठाकुर ने सोमवार को शहर के अंबेडकर चौक पर पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा विधायकों और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ मारपीट के लिए राज्य पुलिस को दोषी ठहराया है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि भरमौर से भाजपा विधायक डॉक्टर जनकराज जब विधानसभा आ रहे थे तो उन पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने विधानसभा परिसर को एक किले की तरह घेर लिया और यहां तक कि विधानसभा सदस्यों को भी नहीं बख्शा। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और साथ ही सत्तारूढ़ दल के बारे में गलत सूचना फैलाने के लिए भाजपा पर इल्जाम भी लगाए हैं। रणधीर शर्मा यहां पर बैरिकेड के ऊपर पहुंचे हुए हैं। रणधीर शर्मा भाजपा के, लेकिन अभी तक भी हिमाचल प्रदेश में संस्थान बंद करने का क्रम रुका नहीं, वो भी अभी तक चला हुआ है। सरकार बनती और चलिए शिमला लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी राजेंद्र इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, जिस स्थिति से हिमाचल इस वक्त गुजर रहा है और जिस स्तर की राजनीति हिमाचल में हो रही है, वो दोनों चीजें रेजोनेट नहीं कर रही। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। एक तरफ पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, दूसरी तरफ सत्ता ये कह रही है कि ये तमाम आरोप बेबुनियाद है। किस तरीके से इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य को देखा जाए, लेकिन जो जनता है वो त्राहिमाम कर रही है। 2 महीने पहले भी त्राहिमाम कर रही थी और आज भी त्राहिमाम कर रही है। राजेंद्र, बिल्कुल जैस्मिन, हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बारिश के कारण भारी त्रासदी आई है, 450 के करीब लोगों की जान चली गई है और इसके अलावा कई लोग अभी भी लापता हैं। हिमाचल प्रदेश में 12,000 के करीब घर या तो जमींदोज हो गए हैं या फिर क्रैक्स उनके ऊपर पड़ गए हैं, घर रहने लायक नहीं बचे हैं जैस्मिन। इसके अलावा बड़ी संख्या में सरकारी संपत्ति का भी नुकसान हुआ है, अब वो भी एक इशू है। नेशनल हाईवे टूट गए हैं, संपर्क मार्ग टूट गए हैं। कई दिनों तक गांव में लोग अंधेरों में रहे, शहर अंधेरे में डूबे रहे। अब इन तमाम चीज़ों के बाद अब क्योंकि बरसात का मौसम लगभग खत्म हो गया है और हिमाचल प्रदेश में सर्दियों का मौसम शुरू है, तो ऐसे में जो सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त प्रदेश सरकार के समक्ष होनी चाहिए थी, केंद्र सरकार के समक्ष होनी चाहिए थी, दोनों राजनीतिक दलों को जिसके ऊपर सोचना चाहिए था, वो पुनर्वास है उन लोगों का जो टेम्परेरी शेड्स में रह रहे हैं, जो सरकार द्वारा प्रोवाइड करवाए गए कम्युनिटी हॉल्स या फिर स्कूल्स में रह रहे हैं। क्योंकि अब
सर्दियों का मौसम हिमाचल में शुरू होता है और सर्दियां बहुत भयंकर पड़ती हैं। ऐसे में किसी भी ऐसे सामुदायिक जगह पर रहना, समूह में रहना काफ़ी कठिन हो जाता है। लोगों को कितने जल्दी घर प्रोवाइड करवाए जाएं, फोकस यहाँ रहना चाहिए था। लेकिन अब धीरे धीरे, क्योंकि राजनीति है तो चीज़ें राजनीति की तरफ डाइवर्ट हो रही हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से अपने दावे किए जा रहे हैं, विपक्ष की तरफ से अपने दावे किए जा रहे हैं। प्रदेश की भाजपा और विपक्ष ये बात कह रहे हैं कि केंद्र की तरफ से विभिन्न योजनाओं के तहत जो मदद मिलनी चाहिए थी वो मदद मिल रही है और मिल भी चुकी है। आज अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हिमाचल प्रदेश आए थे, उनकी तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया कि फर्स्ट प्रायोरिटी लोगों को घर देना है और इसीलिए केंद्र सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाओं के तहत 5,000 घर पहले दिए गए थे, 6,000 घर बाद में दिए गए हैं। अब उनका आगे का इंतजाम करना प्रदेश सरकार का काम है। वहीं प्रदेश सरकार की तरफ से आज नरेश चौहान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता भी रहे हैं, आज मीडिया एडवाइजर भी हैं मुख्यमंत्री के, उनकी तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार बताए कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश को आपदा के दौरान क्या सहायता राशि प्रदान की, क्या विशेष पैकेज प्रदान किया। केंद्र को अलग अलग बातें कहने के बजाय, भाजपा को अलग अलग बातें कहने के बजाय फोकस करना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश को विशेष आर्थिक सहायता या कोई बड़ा पैकेज हिमाचल प्रदेश को दे, ताकि जो रिस्टोरेशन का काम है, पुनर्वास का काम है, वो हिमाचल प्रदेश में तेजी से चल पाए। राजेंद्र, तो आपदा के दौरान अलग अलग बातें दोनों तरफ से की जा रही है। जी राजेंद्र, इस बीच सरकार तो ये कह ही रही है कि पर्याप्त धनराशि नहीं मिली, विपक्ष का अपना दावा है कि राशि मिली है और सरकार ये बताए कि कहां कहां उसका इस्तेमाल किया गया है। लेकिन विपक्ष ने इस बीच हालांकि आवाज तो अपनी बुलंद की, विधानसभा के बाहर भी बीते कल क्या हुआ हम सब ने देखा, लाठी डंडे तक वहां पर चल गए। लेकिन क्या विपक्ष की तरफ से किसी ने ये जहमत उठाई कि सरकार के पास जाएं, केंद्र सरकार के पास जाएं और विशेष राहत पैकेज की मांग करें? सिर्फ इसलिए नहीं कि हिमाचल प्रदेश को पैसे की जरूरत है, पर इसलिए भी कि हिमाचल प्रदेश की जनता, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनका स्पेशल लगाव है, वो हिमाचल प्रदेश को दूसरा घर कहते हैं। ऐसे में क्या विपक्ष की तरफ से किसी ने जहमत उठाई कि केंद्र के पास जाए और हिमाचल प्रदेश की क्या हालत है आज की स्टेट में, ये बताएं? बिल्कुल जैस्मिन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से जब इस बारे में बात हुई थी तो उनका कहना था कि वो 4 बार हिमाचल प्रदेश के मुद्दे को लेकर केंद्रीय नेताओं से बात कर चुके हैं। वो दिल्ली गए, दिल्ली में अब नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं, राजमार्ग के, उनके साथ मुलाकात की, उनसे चर्चा की। तो उन्होंने ये सदन में भी नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कहा गया कि दिल्ली से पैकेज अनाउंस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हिमाचल आए और ग्राउंड रियलिटी को समझे, उसके बाद ही राहत हिमाचल प्रदेश को दें। और नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि उनके बुलावे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हिमाचल प्रदेश आए। दिल्ली में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और तमाम हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और लीडर्स उनके साथ मिले। उसके बाद फिर इकट्ठे हिमाचल प्रदेश पहुंचे। इसके अलावा जगत प्रकाश नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश के बड़े नेता, वो हिमाचल प्रदेश आए, 2 बार आए। पहली बार जब आपदा कुल्लू मनाली और ब्यास के आसपास हुई, वहां पर गए थे। उसके बाद जब दूसरी बार शिमला रीजन में, इस पूरे क्षेत्र में, शिमला सिरमौर इस एरिया में आपदा आई, यहाँ पर गए, सोलन में गए, तो तमाम परिस्थितियों को उन्होंने समझा। और उसके बाद ही जो आपदा राशि मार्च अप्रैल में हिमाचल प्रदेश को मिलनी थी, वो आपदा राशि अर्ली दे दी गई, उसकी किस्त पहले जारी कर दी गई। एनडीआरएफ की तरफ से जो पैसा जल्दी लेट मिलना था वो पहले कर दिया गया। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के तहत, चाहे वो आवास के लिए योजना है या अन्य योजना है, उनके तहत फंड जारी किया गया। तो ये तमाम जो दावे हैं वो भाजपा की तरफ से किए जा रहे हैं। और कांग्रेस की तरफ से अगर हम बात करें तो कांग्रेस कह रही है कि ये जो ये सहायता राशि और ये जो फंड विभिन्न योजनाओं के तहत भाजपा के नेता गिनवा रहे हैं या केंद्र की तरफ से दिया जा रहा है, ये हिमाचल प्रदेश को वैसे भी मिलना ही था। अब ये जरूर है कि वो बाद में मिलना था, थोड़ा पहले मिल गया। इसी बात पर आज अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये भी सहायता ही है कि जो फंड बाद में मिलना था, पर हिमाचल सरकार बिल्कुल राजेंद्र, जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से भी नेता केंद्र सरकार से मिले हैं, उनके अपने दावे हैं,
वहीं सरकार ये कह रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो पर्याप्त मदद मिलनी चाहिए थी वो मदद नहीं मिली है। दावे और वादे अपने अपने हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के, लेकिन इस बीच जो पिस रही है वो प्रदेश की जनता है। और जिस स्तर की राजनीति इस वक्त प्रदेश में हो रही है, ये साफ नजर आ रहा है कि आगे आने वाले चुनावों के लिए जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है भाजपा और कांग्रेस की तरफ से, उसका खामियाजा जनता जरूर भुगत रही है। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ महासंग्राम 2024 में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।